सम्मानित साथियों को जय भीम। साथियों, आज अपने वादे के मुताबिक हम लोग लाइव पहुंचे हैं। आज का जो विषय है, हमारे लाइव आने का जो कारण है, जो विषय है कि बहुजन राजनीति का भविष्य क्या होगा। पूरा देश जानना चाहता है। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट दिन था। कल 10 दिसंबर 2023 को भारत के बहुजन राजनीति में एक बहुत बड़ा मोड़ लेकर के आया, जिसकी कयास थी बहुत लोगों को, और कुछ लोग परेशान थे कि क्या होगा, बहन जी के बाद इस मूवमेंट का क्या होगा, कौन इस मूवमेंट को देखेगा, कैसे ये साहब कांशीराम की विरासत आगे बढ़ेगी। इस बात को लेकर के इंटेलेक्चुअल साथी, मिशनरी साथी, वोटर साथी, सभी प्रकार के लोग बहुत परेशान थे। तो साथियों, कल से मेरे पास हजारों कॉल आई हैं। मुझसे लोग पूछ रहे हैं कि सर, भाई साहब, जेपी भाई, क्या होगा इस मूवमेंट का। समाज में निराशा व्याप्त हो चुकी है। जो कल डिसीजन, जो माननीय बहन जी ने अपना फरमान जारी किया है, आदेशित किया है समाज को, ये कहा है कि मेरे बाद, यानी कि माननीय बहन जी के बाद, या यूं कहें कि उनका जो सक्सेसर है, जो उनकी जो विरासत है या उत्तराधिकारी जो है, वो आकाश आनंद यानी कि बहन जी के भतीजे होंगे। इस बात को लेकर के पूरे देश में कल से हाहाकार मचा हुआ है। हालांकि बहुत से लोग कयास लगा रहे थे, जब आकाश जी को माननीय बहन जी अपने साथ लेकर के आई थी 2017 के आसपास, फिर मुझको पार्टी से निकालने के बाद आकाश को, भाई को एज ए राष्ट्रीय नेशनल कोऑर्डिनेटर की पद देकर के उनको जिम्मेदारी दी पार्टी की। तो इस प्रकार से जो है लोग कयास लगा रहे थे कि हो सकता है बहन जी के बाद बहन जी का उत्तराधिकारी जो है वो आकाश आनंद होंगे। तो साथियों, सवाल तो बहुत चल रहे हैं। बहुत से लोग अलग अलग प्रकार की पोस्ट भी डाल रहे हैं, लेकिन उन सब में से लगभग 4 सवाल मैंने निकाल करके आपके बीच में अभी रखूंगा, और मुझे लगता है कि उन 4 सवालों में ही ये पूरा मैटर सिमट जाएगा। तो मेरा साथियों से निवेदन है कि साथ के साथ आप इस वीडियो को शेयर करते रहें, जिससे कि और साथी इसको देख सकें, क्योंकि पूरे देश में इस बात को लेकर के इस समय बहस छिड़ी हुई है। तो साथियों, 4 सवालों के माध्यम से मैं अपनी बात रखूंगा आपके बीच में, जो कॉमन सवाल हैं। सवाल तो हजारों हैं लोगों के बीच में कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बहन जी कहती थी कि मैं अभी 20 साल कहीं जाने वाली नहीं हूं, और मैं अपना सक्सेसर, अपना उत्तराधिकारी बाद में देखूंगी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि माननीय बहन जी को एकदम से यह फैसला लेना पड़ा, तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो हम जो 4 सवाल मुख्य हैं, उनसे संबंधित साथियों हम आपके बीच में सारी बात को ब्रीफ करेंगे। सबसे पहला सवाल जो समाज के बीच में है, वो ये है कि आखिर बहन जी को यह फैसला क्यों लेना पड़ा। आखिर बहन जी ने यह फैसला क्यों लिया। समाज इस बात को लेकर के बात कर रहा है कि ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी। नंबर 2, क्या आकाश आनंद जी इस मूवमेंट को गति दे पाएंगे। दूसरा सवाल जो समाज में चल रहा है कि क्या आकाश आनंद जी, अगर बहन जी ने उनको अपना उत्तराधिकारी, या यूं कहें बीएसपी का उत्तराधिकारी, या यूं कहें अपनी विरासत का उत्तराधिकारी, या यूं कहें बहुजन जो मूवमेंट जो ये चला हुआ है हजारों सालों से, उसका उत्तराधिकारी अगर आकाश आनंद जी को बना दिया जाता है, तो क्या वो इस मूवमेंट को गति दे पाएंगे।
ये सवाल समाज के बीच में चल रहा है। दूसरे नंबर का सवाल है। तीसरे नंबर का सवाल है, अगर नहीं चला पाए तो इस कांशीराम साहब की विरासत का फिर क्या होगा? ये सबसे बड़ी मूल जो है बात है। और साथियों, इसके बाद चौथा जो सवाल जो बहुत ज्यादा डिबेट में दिख रहा है, लोग डिफेंस में बोल रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं कि भाई परिवारवाद कहां पर नहीं है। क्या कांग्रेस में परिवारवाद नहीं है? परिवारवाद नहीं है। क्या बीजेपी में परिवारवाद नहीं है? क्या समाजवादी में नहीं है? आरएलडी में नहीं है? लालू जी की जो पार्टी है उनमें नहीं है? कहां पर परिवारवाद नहीं है? तो ये चार सवाल डिफेंसिव फॉर्म में और अटैकिंग फॉर्म में दोनों प्रकार से ये सवाल चल रहे हैं। इनका जहां तक मैं समझ पाया हूं वो उत्तर मैं आपके बीच में मैं सम्मानित साथियों रखूंगा, और उसके बाद में मैं निष्कर्ष के रूप में अपनी बात कह करके इस वीडियो को सम्मानित साथियों हम समाप्त करेंगे। साथियों, विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से निवेदन है इसको आप लोग ध्यान से सुने, क्योंकि कल के दिन से बहुजन राजनीति में, बहुजन मूवमेंट में एक बहुत बड़ा मोड़ आया है। तो मैं प्रयास करूंगा, जितना मैं समझ पाया हूं अपने पूरी जिंदगी में, लगभग 20 साल की कंटिन्यू प्रयास, 24 घंटे के प्रयास से जो मैं समझ पाया हूं सम्मानित साथियों, ये बात मैं आपके बीच में रखूंगा। और उम्मीद है कि शायद समाज को ये बात अभी समझ में आए या कुछ दिन के बाद समझ में आए, ऐसा सम्मानित साथियों महसूस होगा। हम पहले सवाल पे आते हैं, जो बिल्कुल मूल सवाल। सबसे पहले जब बहन जी ने उनको अनाउंस किया कि मेरा सक्सेसर, मेरा उत्तराधिकारी आकाश आनंद होंगे, जिन जिन को मैंने मौका दिया है, जिन जिन के बारे में मैंने सोचा हूं, सबने धोखा दिया है, सबने अपने आप को उत्तराधिकारी मान लिया, मैंने तो बड़ी जिम्मेदारी दी थी। इस प्रकार की जो बातें होने के बाद सम्मानित साथियों, जब लोगों ने सुना कि बहन जी ने आकाश आनंद जी को उत्तराधिकारी बना दिया है, तो सम्मानित साथियों तुरंत जो लोग बाहर निकल के आए, सबसे पहला सवाल ये आया कि बहन जी ने ऐसा क्यों कर दिया। और इसी सवाल का पार्ट 2 में ये आया कि बहन जी ने ये गलत कर दिया। जो लोग बीएसपी के अंदर वहां पर मीटिंग में बैठे थे, वो लोग जो हाँ हाँ कर रहे थे, जी बहन जी कर रहे थे, उन लोगों ने भी बाहर आकर के ये कहा कि ये गलत हो गया। तो सम्मानित साथियों, इस पहले प्रश्न का मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि जिन बातों को समाज जानता है, जिस बातों को इंटेलेक्चुअल लोग जानते हैं, पुराने लोग जानते हैं, इन बातों को क्या बहन जी नहीं जानती होंगी? बहन जी को भी पता है कि जो मेरे सामने जो लोग नेता जो बैठे हैं, ये मेरे दबाव में हैं, ये मेरी शर्म करते हैं, ये मेरी इज्जत करते हैं। ये बाहर जाने के बाद 90% लोग इस बात को डिनाई करेंगे और कहेंगे कि ये गलत हो गया। कुछ लोग फेसबुक पर पोस्ट डालेंगे और उसके बाद में घर बैठ करके कहेंगे कि नहीं ये गलत हो गया, जबकि पोस्ट डाल रहे हैं समर्थक के रूप में कि आकाश आनंद जी के उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं, लेकिन घर उनसे अगर हट करके बात करें तो कहेंगे कि भाई ये गलत हो गया। तो बहन जी को भी पता है। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई चलो बहन जी के रहते हुए ऐसा हो जाएगा, तो बहन जी के जाने के बाद ये लोग छोड़ देंगे। ये सारी बातें बहन जी को पता है। बहन जी पुरानी नेता हैं, जमीन से निकली हुई नेता हैं। बहन जी को भी पता है कि ये किस प्रकार के लोग बैठे हुए हैं सामने, जब बाहर जाकर के जो बोलेंगे वो क्या बोलेंगे, और उनके जाने के बाद समाज इस लड़के को छोड़ करके चला जाएगा। और जो लोग कहते हैं कि बहन जी के उन कमिटमेंट्स का क्या हुआ, उन वचनों का क्या हुआ, जब उन्होंने साहब कांशीराम के सामने वचन दिए थे कि साहब जिस कारोबार को आप मुझे देकर के जा रहे हो, मैं इस कारोबार को आपकी तर्ज पर परिवार के बाहर के किसी सदस्य को देकर के जाऊंगी। समाज के सामने भी ये बात कई बार कही, मंच से भी ये बात कही, मेरे से भी जिस समय मुझको बनाया गया था तो उस समय भी बहन जी ने ये बात कही। तो बहुत से लोग कहते हैं कि क्या बहन जी भूल गई हैं? ऐसा नहीं सम्मानित साथियों, बहन जी को सब कुछ याद है। बहन जी को पता है कि ये लड़का इस मूवमेंट के लायक नहीं है,
इस मूवमेंट को नहीं चला पाएगा। और मेरे जाने के बाद में, इस मीटिंग से निकलने के बाद समाज कहेंगे कि ये ठीक नहीं हुआ, और मेरे जाने के बाद में इस दुनिया से जब मैं, बहन जी जब चली जाएगी, तो उसके बाद ये समाज, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो इस लड़के का साथ नहीं देंगे। ये सारी बातें जो आप लोग सोचते हैं, ये सारी बातें माननीय बहन जी जानती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको बहन जी नहीं जानती। लेकिन सम्मानित साथियों, जब सब कुछ बहन जी जानती हैं, तो उसके बावजूद भी ये जानते हुए और ये मानते हुए कि ये लड़का आकाश आनंद भाई जो है, उनका भतीजे, वो इस मूवमेंट को नहीं चला पाएंगे, तो ये सब कुछ नुकसान हो जाएगा। उसके बावजूद भी ये अगर जिम्मेदारी दी है, तो उसके पीछे जो मूल कारण है, जिसको समाज अभी तक समझ नहीं पाया है, और हो सकता है मुझको सुनने के बाद आप लोग इस पे चर्चा करें, तो ये जानते हुए कि वो लड़का इस मूवमेंट को चला नहीं पाएगा, उसके बावजूद भी जिम्मेदारी जो दी है, उसका मूल कारण है बहुजन समाज पार्टी के अकाउंट में 800 करोड़ रुपए होना। यूं तो बहुजन समाज पार्टी के पास बहुत कुछ है आप लोगों की दया दृष्टि से, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के खाते में 800 करोड़ रुपया होना, यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इस मूवमेंट को बहन जी को अपने भतीजे आकाश को देना पड़ा। क्योंकि सम्मानित साथियों, पैसा बहुत बड़ी बुरी चीज होती है। पैसा बहुत बुरी चीज होती है। पैसे से सम्मानित साथियों, भाई भाई को मार देता है, बाप बेटे को मार देता है, बेटा बाप को मार देता है। ये पैसा बहुत बुरी चीज है। जिसके अंदर पैसे की आसक्ति लग जाए, पैसे का अटैचमेंट हो जाए, वो सम्मानित साथियों उसको त्याग नहीं पाता। तो 800 करोड़ रुपए की जो एक नंबर की जो अकाउंट में जो पैसा है, जिसको भी बहन जी इसका वारिस घोषित करेंगी, वो उसके पास में पहुंच जाएगा सम्मानित साथियों। तो ये 800 करोड़ रुपए जो है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये सबसे बड़ा कारण है कि आकाश आनंद जी को, बहन जी को अपना सक्सेसर, अपना उत्तराधिकारी घोषित करना पड़ा। इस पैसे को छोड़ना साथियों किसी के बस की चीज नहीं है। हर कोई बुद्ध नहीं बन सकता, हर कोई बाबा साहब नहीं बन सकता, हर कोई कांशीराम नहीं बन सकता। इस इतने बड़े अमाउंट को छोड़ना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो भी इस पार्टी का उत्तराधिकारी बहन जी के द्वारा घोषित किया जाएगा, उसके पास में ये 800 करोड़ रुपया उसी समय पहुंच जाएगा। तो इसलिए सम्मानित साथियों, मेरा यहां पर बात करने का जो मूल कारण है, बताना मैं ये चाहता हूं कि बहन जी को ये पता है कि आकाश इस मूवमेंट को नहीं चला पाएंगे, उसके बावजूद भी जो दिया है उसके पीछे ये पैसा है। लेकिन इसके पीछे अगर हम व्याख्या करें तो ये बात निकल के आती है कि सम्मानित साथियों कि ये जो ये बहन जी ने भी ये मान लिया है कि आकाश इस योग्य नहीं है। तो सम्मानित साथियों, मेरा मामला ये है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि क्या आपकी निगाह इस 800 करोड़ रुपए पे है, या जो इसमें बनना चाहता है 800 करोड़ रुपए पे? नहीं, 800 करोड़ पे समाज की किसी की भी निगाह नहीं है। समाज की निगाह अगर किसी की है, किसी चीज पर है, तो वो ये इस मूवमेंट पर है। समाज ये चाहता है कि भाई पैसा तो आप चाहे परिवार में दे दें, अपने भैया अपने भतीजे को कैसे आप मैनेज कर दें, सीए से बातचीत करके कैसे कर दें, लेकिन जो ये मूवमेंट है, ये कहीं ना कहीं साहब कांशीराम की विरासत आप अपने कमिटमेंट के हिसाब से सम्मानित साथियों दें, ऐसा समाज बहन जी से उम्मीद करता है। सम्मानित साथियों, बात 800 करोड़ की भी नहीं है, और 800 करोड़ बड़ा मामला भी नहीं है, पार्टी के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन जो वादा है ये 800 करोड़ रुपया है, इसको छोड़ पाना बहुत मुश्किल बात है। हो सकता है बहन जी का ये स्टेटमेंट है कि ये मेरा वारिस है, ये मेरा उत्तराधिकारी है, तो ये कोई आखिरी नहीं हो सकता। बहन जी इसको पलट भी सकती हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि बहन जी का ये आखिरी डिसीजन है। ये एक तरह से विल की गई है, एक वसीयत की गई है, जिसको व्यक्ति अपने जीते जी कभी भी चेंज कर सकता है, कभी भी उसको बदल सकता है। तो सम्मानित साथियों, मेरे कहने का मतलब यहां पर यह है कि बहन जी के द्वारा और कोई कारण नहीं है। बाकी सब बहन जी जानते हैं। बहन जी को पता है कि अगर ये सब लोग भी अगर छोड़ करके इस बीएसपी को चले जाते हैं, बहन जी के जाने के बाद सब लोग इस बीएसपी को छोड़ करके भी चले जाते हैं,
तो 800 करोड़ रुपए में अगर ये 150 लोग भी इस पार्टी को बना करके कागजों में चलते रहेंगे तो ये 800 करोड़ रुपया इतना बड़ा अमाउंट है कि इसको लेकर के ये आराम से अपनी जिंदगी बसर कर सकते हैं और 7 पुश्तों तक ये अगर कोई ऐब ना करें तो आराम से बैठ के खा सकते हैं, धीरे धीरे इसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये 800 करोड़ रुपए का खेल है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम सम्मानित साथियों आ रही है, बाकी और कोई वजह नहीं है। सब बातों को मानने बहन जी जानती है, ना ये कोई वजह है कि भाई सब ने धोखा दिया और न ये कोई वजह है कि मैंने तो उनको बड़ी जिम्मेदारी दी, वो अपने आप को उत्तराधिकारी मान बैठा। उत्तराधिकारी तो मान्य बहन जी ने भी माना था, जो साहब कांसीराम जी ने प्रमोट किया था मान्य बहन जी को, तो उन्होंने भी तो माना था। मेरा ऐसा मानना है कि मैंने बहुत से अखबारों में मैं पढ़ रहा हूं कि भाई ये लोग ऐसे थे, उसमें शायद मेरा नाम नहीं है, जयप्रकाश का नाम नहीं है। मैंने तो धोखा नहीं दिया, ना ही मैं चाहता हूं कि सम्मानित साथियों बहन जी को कोई धोखा दे। दूसरा सवाल जो है कि क्या आकाश आनंद जी इस मूवमेंट को आगे चला पाएंगे, ये आगे बढ़ा पाएंगे, ये मूल कारण है सम्मान। ये एक बड़ा सवाल है समाज के बीच में। देखिए, इस बात को अगर लोग मान लेते हैं कि वो इस मूवमेंट को आगे गति दे देंगे, समाज अगर ऐसा मान लेता, तो मेरा ऐसा मानना है कि समाज को हताश होने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। साथियों, जिस समय साहब कांसीराम जी ने यह मूवमेंट शुरू किया था, उस समय हमारे सामने मनुवाद को जो लीड कर रही थी वो कांग्रेस पार्टी थी, और इस समय जो मनुवाद को लीड कर रही है वो बीजेपी पार्टी है। साथियों, साहब कांसीराम ने उस समय जो ये कमिटमेंट करे अपने आप से और समाज से कमिटमेंट किए कि मैं शादी नहीं करूंगा, घर वापिस नहीं जाऊंगा, धन संचय नहीं करूंगा, ये इस प्रकार के जो कमिटमेंट किए, इनका बहुत बड़ा सार था, बहुत बड़ा अर्थ था। क्योंकि सम्मानित साथियों, जो पैसे के चक्कर में फंस गया, जो बीवी बच्चे के चक्कर में फंस गया और जो घर परिवार के भैया भतीजे के चक्कर में फंस गया, वो इस मनुवाद को टक्कर नहीं दे सकता। इस मनुवाद से तो वही लड़ सकता है जिसके आगे पैर ना, क्या बोलते हैं, आगे वो ना पीछे पगा। एक हमारे क्षेत्र में कहावत है, जिसके कोई ना हो आगे पीछे, जिसको मरने तक का डर ना रहे, जिसको अपनी प्रॉपर्टी का डर ना रहे। और जो लोग जिसके पास में धन संपत्ति है, आप देख रहे हैं कि बीजेपी ऐसे किसी भी आदमी को नहीं छोड़ रही है जिसके पास में अगर जरा सा भी सुराग मिल जाता है उसको वहीं से दबोचने का काम करती है, खास तौर से जो इस बहुजन मूवमेंट में काम कर रही है। सम्मानित साथियों, तो आप ये मान लें कि आकाश आनंद जी इस मूवमेंट को चला लेंगे, तो मैं इस बात को मना नहीं कर रहा हूं, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अब टकराव जो होगा वो हमारा बीजेपी से होगा। बीजेपी मनुवाद को लीड कर रही है, बीजेपी बहुत मजबूत पोजीशन में है। यहां पर व्यक्ति का फक्कड़ होना बहुत जरूरी है, आगे पीछे कोई ना हो बहुत जरूरी है। आपकी शादी हो जाती है, आपका बच्चा होता है, आप आसक्तियों में प्रवेश कर जाते हैं, आसक्ति मतलब अटैचमेंट में आप चले जाते हैं, और ये दुख का कारण है। तो मेरे सम्मानित साथियों, आपको महसूस हो सकता है, मैं भी आप लोगों की बात मान सकता हूं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप जब तक समाज ये बोलेगा कि आकाश भाई को भी मौका देना चाहिए तो मौका दिया जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस मूवमेंट को चलाना सम्मानित साथियों ये बहुत मुश्किल है। इसके लिए कहीं ना कहीं साहब कांसीराम ने जिस स्टाइल में ये काम किया था, उस जो बहन जी को जो बहुत रास आया था, और उसके बाद में फिर बहन जी ने भी उसमें प्रवेश किया उस मूवमेंट में, फिर बहन जी ने भी एक कमिटमेंट किया कि मैं शादी नहीं करूंगी और मैं साहब कांसीराम के तर्ज पर चलूंगी, घर नहीं जाऊंगी, जो भी कुछ कमिटमेंट थे। उसके बावजूद भी सम्मानित साथियों ये मूवमेंट बड़ी मुश्किल से यहां तक पहुंच पाया है। अगर ये मूवमेंट हमारे हाथ से चला गया किसी वजह से, सम्मानित साथियों याद रखना, बाबा साहब ने एक बात कही थी कि जब आपका समाज संकट में फंस जाए तो संकट में से निकालने की जिम्मेदारी उस समाज के बुद्धिजीवी वर्ग की बनती है, और अगर आप समाज को संकट में से नहीं निकाल पा रहे हैं तो इसका मतलब बुद्धिजीवी एक्टिव फॉर्म में नहीं है। ये बात बाबा साहब ने कही थी सम्मानित साथियों। तो ये बात साहब कांसीराम कह के गए थे कि मैं भाई इसको बड़ी मुश्किल से निकाल के लाया, जैसे बाबर साहब ने कहा, ऐसे साहब कांसीराम ने भी कहा कि मैं परिवार के बाहर इस मूवमेंट को दे रहा हूं, मेरे लिए सबसे योग्य जो कॉम्पिटेंट कैंडिडेट जो है वो बहन मायावती जी हैं। तो सम्मानित साथियों, आकाश के माध्यम से इस मूवमेंट को चल पाना, मैं ये नहीं कहता कि उनको मौका नहीं दिया जाए, दिया जाए, लेकिन चल पाने की संभावना ना के बराबर है।
लेकिन उसके बावजूद भी मैं तो तैयार हूं, चलो भाई आप लोग 2024 तक देख लो, क्योंकि आकाश के नेतृत्व में सम्मानित साथियों 5-6 चुनाव हो चुके हैं। जब से मुझको पार्टी से निकाला और आकाश भाई को पार्टी में जिम्मेदारी दी नेशनल कोऑर्डिनेटर की, तब से आकाश भाई एक्टिव हैं। उन्होंने दिल्ली का चुनाव लड़ाया, उन्होंने पंजाब का चुनाव लड़ाया, वो भी चुनाव हम लोग दोनों हारे। उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का चुनाव हराया, वो लोग चुनाव में वो प्रभारी थे, उन चुनावों को भी हमारे, यूपी का चुनाव हमारे। तो सम्मानित साथियों देखिए, बात केवल हारने की नहीं है, बात है मूवमेंट का, वोट का डाउनफॉल जाना। हारना तो कोई बड़ी चीज नहीं है, हार सकते हैं, लेकिन जब से आकाश भाई एक्टिव फॉर्म में आए हैं बीएसपी में, तब से जो है सम्मानित साथियों हमारी जो पार्टी है, हमारा वोट ऑफ परसेंटेज है सम्मानित साथियों, वो डाउनफॉल चला गया। तो मेरा ऐसा मानना है कि साहब कांसीराम जी की तर्ज पे चल करके ही साहब कांसीराम के इस कारवां को आगे बढ़ाया जा सकता है, वरना बीजेपी से टकराना आसान चीज नहीं है। आपने देखा होगा बहुत से लोगों ने बहुत प्रयास किए, अब वो जल्दी कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने सरेंडर कर गए हैं। उन बात को सम्मानित साथियों मैं यहां पे दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, समाज के बुद्धिजीवी लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप बेफिक्र रहें, रास्ता निकलेगा, आप हताश ना हो, बाहर कहीं जाने का प्रयास मत करो। और सम्मानित साथियों तीसरी बात यह है कि अगर आकाश आनंद इस मूवमेंट को नहीं चला पाएंगे तो इस मूवमेंट को फिर लीड कौन करेगा, ये कारोबार आगे कैसे चलेगा, इस बात को लेकर के भी समाज के अंदर सम्मानित साथियों सवाल चल रहे हैं कि इस मूवमेंट को कौन चलाएगा। मेरे सम्मानित साथियों इसमें कहने का मतलब यह है, जब बुद्ध से आनंद ने पूछा कि बुद्ध भगवान आपके जाने के बाद कौन इसका शास्ता होगा, इस धर्म का कौन शास्ता होगा, इस कारोबार को कौन देखेगा, इसको कौन संभालेगा, कौन हेड होगा, तो बुद्ध ने कहा कि धम्म ही इस कारोबार का शास्ता होगा। धम्म मतलब जो लोग, जो ग्रुप है, जो विचारधारा है हमारी, यही इसका शास्ता होगा, इसका मुखिया होगा। तो सम्मानित साथियों मेरा यहाँ पे कहने का मतलब यह है, जब तक कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिल पाता है धम्म को या विचारधारा को, तब तक विचारधारा के साथ जुड़े रहना ही अपने आप में एक सही रास्ता दिखाना है। जब आपको लगे यहां से छोड़ करके जाना उचित नहीं है, यहां से चले जाना उचित नहीं है, क्योंकि 99% लोग इस समय हताश हैं। बहुत से लोग जो है ये कह रहे हैं कि भाई ये तो अच्छा फैसला है, तो उसके बाद मैं देखता हूं अगली पोस्टों पे बहुत सारे उसमें नीचे कमेंट्स आते हैं कि बहन जी का ये डिसीजन सही नहीं है। मतलब ये है कि सब लोगों को लगाया जाए तो 95 से लेकर के 99% तक लोग जो है परेशान हैं कि इस मूवमेंट का क्या होगा, सोचते हैं कि हम कहां जाएं, कैसे जाएं। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, जब तक आपको ये लगे कि इस मूवमेंट को चलाने के लिए आपको योग्य व्यक्ति नहीं मिल पाया है, तब तक आप इस मूवमेंट के साथ जुड़े रहें। आकाश को आप प्रायोरिटी ना दें, आप बहन जी से आप नाराज ना हो, आकाश से आप नाराज ना हो, जयप्रकाश से आप नाराज ना हो, और किसी से आप नाराज ना हो, आप विचारधारा के साथ जुड़े रहें। जब आप विचारधारा के साथ जुड़े रहेंगे तो बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है कि समस्या के जड़ के अंदर ही समाधान का बीज होता है। जब समस्या को हम खंगालते रहते हैं, उस पर हम लोग एनालिसिस करते रहते हैं, तो समस्या के अंदर ही समाधान का बीज होता है। उसको खाद पानी फिर दिया जाएगा तो वो समाधान रूपी जो बीज है, वो बीज रूपी जो समाधान है, वो समाज के बीच में सम्मानित साथियों पहुंचेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग हताश होकर के कहीं ना जाएं। आप इस मूवमेंट को बचाने के लिए पहले विचारधारा के साथ जुड़ें। जिनको आकाश भाई पसंद है वो आकाश भाई के साथ जुड़ें, जिनको जो है विचारधारा है, जिनको वो पसंद नहीं आ रहे हैं, तो विचारधारा के साथ जुड़े रहें। और जो है जब ऐसा होता रहेगा तो धीरे धीरे आपको ऐसा महसूस होगा कि यहीं से कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। और सम्मानित साथियों, हम लोग जो है इस समस्या का समाधान कर पाएंगे। तो इसमें जो आपने कहा, समाज कह रहा है कि इसको कौन लीड करेगा, तो फिलहाल आप विचारधारा के साथ जुड़ें। और जब कुछ दिन के बाद जब आकाश भाई के नेतृत्व में और चुनाव होंगे, जैसा कि अभी होने जा रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है साथियों, आप लोग देख सकते हैं बहन जी बराबर उनको बचाने का प्रयास कर रही हैं, उनकी ड्यूटी बनती है, वो उनकी गार्जियन भी हैं।
वो उनकी नेता भी है, उनकी गार्जियन भी है, उनकी ड्यूटी बनती है। आप देख सकते हैं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उन 3 स्टेट के प्रभारी थे आकाश आनंद जी। इंडिपेंडेंटली मान सकते हैं, हम मान सकते हैं कि आर.एस. प्रवीण जी को तेलंगाना दे दिया था, लेकिन 3 स्टेट के प्रभारी थे। प्रभारी होने के बावजूद भी सम्मानित साथियों, उसके बावजूद भी फिर माननीय बहन जी ने उनको अपनी रैलियों में नहीं लिया। क्यों? क्योंकि हार का ठीकरा उस आकाश के ऊपर ना फूटे, क्योंकि उनको उत्तराधिकारी बनाना था। अच्छी बात है, वो उनकी नेता है, उनकी गार्जियन है। नंबर 3 सम्मानित साथी। नंबर 2, उन्होंने अभी कहा है कि उत्तर प्रदेश के बाहर रहेंगे और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बाहर रहेंगे। तो ये बात उन्होंने कही तो क्यों? क्योंकि उनको आभास है कि अगले चुनाव हारे जा सकते हैं, क्योंकि समाज में निराशा व्याप्त हो जाएगी। तो मेरे सम्मानित साथियों, मेरा आपसे निवेदन है, कुछ भी हो, कैसा ही हो, हमको कहीं जाना नहीं है अभी, और अभी क्या कभी नहीं जाना है। क्योंकि सम्मानित साथियों, ये मूवमेंट बड़ी मुश्किल से साहब कांशीराम जी ने बनाया है, और बहन जी उसकी नेता हैं। हम मानते भी हैं कि उनको अगर लगता है कि भाई ये लड़का इस मूवमेंट को ठीक चला लेंगे, आकाश आनंद जी, तो हम तो उनको भी मानने के लिए तैयार हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समाज में जो निराशा है, उसका सम्मानित साथियों ये बात मैंने आपके बीच में रखी। और जो सबसे बड़ी बात है वो चलती है, बहुत से लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं, लोग भी बोल रहे हैं कि परिवारवाद कहां पर नहीं है। मेरे सम्मानित साथियों, परिवारवाद में और यहां पे बहुत बड़ा अंतर है। पॉलिटिकल पार्टी में, मूवमेंट में बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, परिवारवाद चल सकता है जहां पर जो है पॉलिटिकल पार्टी का मामला हो। लोगों ने बनाया, जैसे कांग्रेस में बनाया, अखिलेश यादव जी को नेताजी ने बनाया, और जो तेजस्वी को लालू जी ने बनाया, ऐसे तमाम लोगों ने सम्मानित साथियों बनाया है। लेकिन ये मूवमेंट है, ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। आप कहें बीजेपी में वो परिवारवाद है, नहीं। बीजेपी में परिवारवाद है तो एमपी एमएलए बनने तक का परिवारवाद हो सकता है, लेकिन वहां पर ऊपर परिवारवाद नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि परिवारवाद खराब है, होना रखें, लेकिन परिवारवाद के चक्कर में योग्यता को डिनाई करना ये ठीक नहीं है। हो सकता है कि कोई ये कहे कि भाई जयप्रकाश को निकाला है, अच्छा किया बहन जी ने, ये ऐसा जो है इस तरह से संभावनाएं थी, जयप्रकाश ऐसा बोलेगा। हो सकता है जयप्रकाश के अंदर कमी हो सकती है। बहुत से लोग कहते हैं कि बहन जी ने जिन लोगों को आजमाया उन सभी लोगों ने धोखा दिया। तो सम्मानित साथियों, ऐसा कैसे हो सकता है कि मान्य बहन जी ने 40-45 साल पॉलिटिक्स की हो और पूरे देश में से, समाज में से एक भी व्यक्ति को बहन जी इस लायक नहीं बना पाई हैं? तो ये भी एक सोचने का विषय है। बहन जी को अब तक तो 4-6 लोगों को फील्ड में उतार करके अलग अलग हिस्सा दे करके, इंडिया का और स्टेट का दे करके ये कहना चाहिए था कि भाई आप लोग अलग अलग क्षेत्र में काम करो, जो सबसे योग्य व्यक्ति होगा, ईमानदार होगा, उसको मैं मैं आगे बढ़ाने का काम करूंगी। तो ये कोई बात नहीं हुई कि भाई जो है परिवार के, अगर बहन जी ने ये डिसीजन ले लिया तो सब लोग परिवारवाद में फंसे हुए हैं, तो बहन जी फंस गई। तो सम्मानित साथियों, इसका खामियाजा बहुत दिक्कत हो सकती है इस मूवमेंट के लिए। इसमें जो है योग्यता को डिनाई करना उचित नहीं है। दूसरी बात, वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, एक मिशन है। मिशन की सबसे बड़ी खासियत और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि मिशन के अंदर समाज ही तय करता है कि हु विल लीड अस, हमको कौन लीड करेगा, ये समाज तय करता है। बहन जी को साहब कांशीराम जी के कहने मात्र से नेता नहीं मान लिया था समाज ने, कि साहब कांशीराम ने कह दिया कि ये मेरी विरासत को देखेंगी, तो केवल इसी बात पे बहन जी को मान लिया, ऐसा नहीं है। अगर उस समय साहब कांशीराम किसी और को अनाउंस कर देते तो हो सकता है समाज बहन जी के साथ खड़ा हो जाता। क्यों? क्योंकि सम्मानित साथियों, साहब कांशीराम जी ने इसलिए उनको बोला कि वो योग्य थी उस समय, और नंबर 2 वो इसलिए बोला क्योंकि बहन जी का काम था समाज के बीच में, बहन जी का संघर्ष था। बहन जी के संघर्ष से समाज ने एक्सेप्टेंस दी कि हाँ साहब कांशीराम जी, हम आपकी इस बात से सहमत हैं, क्योंकि हमने इन महिला को, हमने इन बहन जी को आपके बीच में संघर्ष करते हुए देखा है। तो योग्यता के आधार पर बहन जी को ये कारोबार मिला है, विरासत मिली है। तो मेरे सम्मानित साथियों, हो सकता है बहुत से लोगों को ये मेरी बात समझ में ना आए, लेकिन आज बहुत से लोग कह रहे हैं कि जयप्रकाश जी, जो आप बोल रहे थे वो सारी चीजें होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो मैं आपको कमिटमेंट करता हूं कि आगे जो मैं बोल रहा हूं वो भी चीजें होंगी।
तो मेरे सम्मानित साथियों, एक मूल बात यह है कि बहन जी इस स्टेटमेंट को, अपनी को, इस कमिटमेंट को बदल सकती हैं। इस बात के लिए भी आप लोग तैयार रहें, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, घबराए नहीं। दूसरी बात, आकाश भाई को और मौका दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आकाश भाई इस मूवमेंट को आगे बढ़ा देते हैं और समाज उनको वोट देता है, सब समाज को वो जोड़ लेते हैं और वो उस मूवमेंट को ऊंचाई की तरफ ले जाते हैं, तो किसी को भी नेता मानने से कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। यहां परिवार मैटर नहीं है, यहां मैटर यह है कि समाज का ये मूवमेंट, बहुजन मूवमेंट, मानवतावादी ये जो आंदोलन है, जो देश हित में है, समाज हित में है, मानव हित में है, ये आगे बढ़े। आकाश भाई अगर आगे बढ़ाते हैं तो बढ़ाने दो, उनको कोई दिक्कत नहीं है। आगे उनको फिर सम्मानित साथियों, आगे ये तो वक्त तय करेगा। अगर उनके नेतृत्व में बसपा फिर से खड़ी होती है, मूवमेंट आगे बढ़ता है, 10 लोकसभा की सीटें 15 हो जाती हैं, 20 हो जाती हैं, तो इसका मतलब उनको समाज स्वीकृति दे रहा है, चाहे वो किसी के एफर्ट से हो सम्मानित साथियों। तो इसलिए यहां पर दूसरी मूल बात निकल के आती है कि आप लोग घबराए नहीं, जुड़े रहें। और सम्मानित साथियों, जो मूल बात है, जो निष्कर्ष है, वो मैं आपको बता करके सम्मानित साथियों अपनी खत्म करता हूं। बहुत से लोग इस बात को सोचते हैं, कहते भी रहते हैं, मुझसे कॉल करते हैं कि काश ये जिम्मेदारी जयप्रकाश को मिल जाती, तो समाज में लाखों जगह पर, हजारों जगह पर डीजे बजते, खुशियां होती कि बहन जी ने जो कमिटमेंट किया समाज के साथ वो पूरा हो गया। और जयप्रकाश एक फक्कड़ आदमी है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है। उसने साहब कांसीराम जी को आदर्श मान करके, बहन जी को नेता मानते हुए उसने ये कमिटमेंट किए हैं कि मैं शादी नहीं करूंगा, घर वापस नहीं जाऊंगा, धन संचय नहीं करूंगा। तो और उनके पास, और जयप्रकाश के पास में 20 साल का संघर्ष भी है सम्मानित साथियों। वो जयप्रकाश किसी घटना से निकला हुआ व्यक्ति नहीं है जो यहां तक पहुंचा है। जयप्रकाश किसी के रहमो करम पर, किसी के परिवार से या किसी के अटैचमेंट से या किसी की सिफारिश से यहां तक पहुंचा हुआ व्यक्ति नहीं है, वो अपने संघर्ष से निकला हुआ व्यक्ति है। एक व्यक्ति मढ़ैया मतलब कच्चा मकान, एक व्यक्ति कच्चे मकान से महल तक पहुंचता है, मढ़ैया से महल तक पहुंचता है, उसको सब कुछ पता होता है कि इस बीच में क्या क्या है, कैसे कैसे मकान है, कैसा कैसा दौर है। एक व्यक्ति को तुम महल से नीचे मढ़ैया की तरफ लेकर के आओगे तो वो उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकता है। जो व्यक्ति इस उद्देश्य को पूरा कर सकता है, जो व्यक्ति नीचे से ऊपर की तरफ गया हो। ऊपर से नीचे वाला व्यक्ति नहीं कर सकता, नीचे से ऊपर जाने वाला व्यक्ति। देखिए सम्मानित साथियों, साहब कांसीराम ने कांग्रेस को क्यों गिरा दिया? क्योंकि कांग्रेस महलों की पार्टी थी। साहब कांसीराम गली से निकले हुए लोग ये नेता थे, कच्चे मकानों से निकले हुए नेता थे, गरीबी से निकले हुए नेता थे। तो उन्होंने महल को ढहा दिया, गिरा दिया। वो आ नहीं पाए। उन्होंने बहुत प्रयास किया राजीव गांधी ने तोड़ने का, खत्म करने का, गलियों में घूमने का, लेकिन वो साहब कांसीराम को खत्म नहीं कर पाए, तोड़ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि साहब कांसीराम नीचे मढ़ैया से महल तक का सफर तय करने वाले व्यक्ति थे। और वो जो है वो महल से नीचे मढ़ैया तक आने का दिखावा कर रहे थे। अगर हम कहें तो दिखावा को दिख जाता है सम्मानित साथियों, वो वहां पर नहीं टिक सकता। जो मैं कहना चाह रहा हूं, इन दोनों में ये बेसिक अंतर होता है सम्मानित साथियों। एक व्यक्ति है कि जिसको आप कुर्सी पे बिठा करके योग्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं। एक व्यक्ति ऐसा है जो व्यक्ति योग्य है, उसको कुर्सी पे बिठा दिया जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमें बिठा दे सम्मानित साथी, मैं ऐसा मेरा कुछ भी नहीं है, लेकिन योग्यता का इस बात में ध्यान रखा जाए। हमारे एक प्रोफेसर थे, मेरे गाइड भी रहे, डॉक्टर आलोक मिश्रा। वो एक बात कहा करते थे कि एक कुर्सी आदमी की कीमत बढ़ा देती है और एक आदमी कुर्सी की कीमत बढ़ा देता है। इसमें बहुत अंतर होता है, जमीन आसमान का अंतर होता है, जैसे आप जानते भी होंगे। एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति की कुर्सी पे बैठे और नारायण साहब भी जो है, जो एससी समाज से बिलोंग करते थे, वो इस कुर्सी पे बैठे राष्ट्रपति की पे। और जो कुछ दिन पहले कोविंद जी बैठे। तो इसको आप समझ सकते हो, या जो भी है आप इस बात को समझ सकते हो। तो मेरे सम्मानित साथियों, कहने का मतलब ये है, आप इस मूवमेंट को बचा सकते हो। सिर्फ हमें 3-4 बातों का ध्यान रखना है। बहन जी पे विश्वास करो। बहन जी ने इसलिए मूवमेंट नहीं दिया कि वो योग्य है तो मूवमेंट को चला लेंगे, बल्कि 800 करोड़ रुपए का जो मैटर फंस गया उसकी वजह से देना पड़ा, और बाकी आप लोगों को मौका दे दिया
कि आप इस बात को समझें अपने हिसाब से और इस कारोबार को आगे चलाएं। दूसरा, अगर आकाश भाई इसको प्रूफ कर देते हैं कि भाई, मैंने तो पहले भी कहा 2022 के चुनाव के बाद, अगर आकाश भाई प्रूफ कर देते हैं कि मैं इस मूवमेंट को चला लूंगा, उनको वोट, उनके नेतृत्व में वोट बढ़ जाएगा, सीटें बढ़ जाएंगी, हार बेशक जाएं, लेकिन मूवमेंट बढ़ जाएगा, तो हम उनको नेता मानने के लिए पहले भी तैयार थे, आगे भी हैं। लेकिन सम्मानित साथियों, ऐसा ना हो कि 24 के बाद ये समाज बिखर जाए। मेरा आपसे निवेदन है, तो आप इस समाज को बचा करके रखें, मूवमेंट के साथ जोड़ करके रखें। और मैं आखिर में ब्रीफ करना चाहूंगा सम्मानित साथियों, बहुत से लोग मुझको बोल रहे हैं कि भाई क्या होगा इस मूवमेंट का, कैसे होगा, अगर आकाश इसको नहीं चला पाए तो फिर क्या होगा। तो उन साथियों से मैं कहना चाहता हूं, हम लोग अब पूरे देश में जो मूवमेंट से जुड़े हुए पुराने लोग हैं, जो हमारे मिशनरी लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं देश में, हम उन सभी लोगों से बातचीत करेंगे कि भाई आप अपनी राय बताइए, अगर आकाश इस मूवमेंट को नहीं चला पाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। आकाश चला ले जाते हैं तो सम्मानित साथियों, मैंने पहले भी कहा था कि अगर वो चला लेते हैं तो उन्हें कोई खत्म नहीं कर सकता, कोई रोक नहीं सकता, और अगर वो नहीं चला पाते हैं तो उन्हें कोई नेता भी स्थापित नहीं कर सकता। ये मैंने पहले भी कहा, मैं फिर कहता हूं। तो इसलिए सम्मानित साथियों, अगर वो चला लेते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं चला पाते हैं तो इस बीच में हम पूरे देश के इंटेलेक्चुअल लोगों से जो मूवमेंट को बचाने की चाहत रखते हैं, हम उनसे मिलेंगे और हम उनसे बातचीत करेंगे। अगर बीएसपी, मैंने पहले भी कहा, अगर बीएसपी खत्म कर देते हैं, इनके नेतृत्व में अगर बसपा खत्म हो जाती है, तो हम समाज को जो है विकल्प देंगे, हम समाज के बीच में, हम समाज को अनाथ नहीं होने देंगे। ये सम्मानित साथियों, मैं कह करके अपने घर छोड़ करके आया, क्योंकि मैंने साहब कांशीराम की अस्थियों को हाथ में उठा करके ये कसम खाई थी कि साहब आपने हमको सीएम दिया है, ये सपूत औलाद आपको, हम सपूत आपकी औलाद उस समय कहलाएंगे जब इस देश का प्रधानमंत्री इसी मूवमेंट में से निकाल करके देंगे। मेरा उद्देश्य कुछ भी बनना नहीं है, मेरा उद्देश्य इस मूवमेंट को बचाना है। जिन लोगों को मेरी बात ये आज समझ में नहीं आई है, वो आगे समझ में आएगी। एक दिन आपको आभास होगा कि जयप्रकाश की बात ठीक थी, क्योंकि मेरी बराबर दर्द किसी ने नहीं सहा है। मैं वो जयप्रकाश हूं सम्मानित साथियों, जिसकी मीटिंग लोग कैंसिल कर देते थे, उसके बावजूद भी मैं जाकर के गांव गांव जाकर के मैंने नुक्कड़ सभा बीएसपी के लिए लगाई। आगे भी मैं लगाता रहूंगा। बसपा अगर खड़ी हो जाती है, चल जाती है, तो उसके लिए भी मैं काम करूंगा, और आगे वो निकल जाती है बसपा तो मैं फिर उसके बाद फॉलो करने का भी काम करूंगा। लेकिन अगर 24 के अंदर रिजल्ट नहीं आता है तो हम समाज से बातचीत करेंगे। और मेरा आपसे निवेदन है कि भाई आप लालच में ना आए। जो लोग अपना चूल्हा चला रहे हैं उनको तो मजबूरियां हैं, लेकिन इस मूवमेंट को बचाने के लिए आप लोग काम करें, वरना आगे आने वाली पीढ़ियां हमको बहुत दोष देंगी कि मेरा बाबा, मतलब बाबा साहब इतना लायक था कि पूरा देश उनके विरोध में था, उसके बावजूद भी सारे अधिकार दिला करके चला गया, और मेरा बाप मतलब हम और आप इतने नालायक निकले कि उनके दिए हुई विरासत को, साहब कांशीराम की दी हुई विरासत को हम बचा भी नहीं पाए। सोचना आपको है, मेरा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। मैं तो कहीं भी 2 रोटी खा लूंगा, खुट खुट करता रहूंगा, घूमता फिरता रहूंगा, बाबा साहब की, साहब कांशीराम जी की, बहन जी की बात करता रहूंगा। मुझे 2 रोटी की दिक्कत नहीं है, मैं घर तो जाने वाला हूं नहीं। मैं तो पढ़ा लिखा आदमी हूं, किसी भी कॉलेज में पढ़ा लूंगा, वहां से मैं अपना पेट पाल लूंगा। अपने लायक तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। मेरा कोई, ना मेरा माँ बाप है, ना मेरे बहन भाई हैं, मेरा कोई कुछ नहीं है, ना मेरे बीवी बच्चे हैं, मेरा कोई कुछ नहीं है। मेरी सिर्फ एक चाहत है कि साहब कांशीराम की ये विरासत बच जाए। अगर ये विरासत खत्म हो गई तो कांग्रेस की निगाह इसके ऊपर लगी हुई है। कांग्रेस चाहती है कि ये आंदोलन खत्म हो जाए। तो सम्मानित साथियों, ये एससी और मुसलमान जो वोट है, जो उनका कोर वोट माना जाता था, वो कांग्रेस की तरफ चला जाए। तो ये तो चाहती है कि कांग्रेस और बीजेपी मिलकर के इस मूवमेंट को खत्म करना चाहती है। ये मूवमेंट खत्म ना हो, इसके लिए सम्मानित साथियों मैं आपसे अपील करता हूं, विवेक का इस्तेमाल करें। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं हमको रहना है। और इस बात का ध्यान रखना है कि समाज छटक के कहीं और ना जाए। अगर समाज छटक के चला गया तो फिर इसको लाना बहुत भारी पड़ जाएगा सम्मानित साथियों। इसलिए आप लोग, मैं आपसे आखिर में यही कहना चाहता हूं, जो समाज मुझसे उम्मीद करता है मैं उस पर खरा उतरूंगा। जिन बातों को समाज अभी नहीं समझ पा रहा है वो बाद में समझेगा। जैसे साहब कांशीराम को लोग समझ नहीं पाए थे, बाबा साहब को नहीं समझ पाए थे, बाद में जाके समझ पाए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उनकी बराबरी कर रहा हूं। आप लोग भी, समाज के लोग सबसे आखिर में जाके समझ पाएंगे कि जयप्रकाश ईमानदार और निष्ठावान व्यक्ति था,
चाहता तो किसी भी दूसरी पार्टी में जाकर के कुछ भी बन सकता था और अपने आप को जमीर को बेच के, जैसे और लोग बेच रहे हैं, ऐसे बेच करके कुछ भी हासिल कर सकता था। लेकिन मेरा ये उद्देश्य नहीं है। मैं बहन जी की विरासत, साहब कांशीराम जी की विरासत और सभी की विरासत, जो हमारे महापुरुषों की जो विरासत है, साथियों बहुत लोगों की उम्मीद है इस मूवमेंट से। मुस्लिम समाज की बहुत बड़ी उम्मीद है, ओबीसी समाज की बहुत बड़ी उम्मीद है। अगर हम ही लोगों में ये फूट पड़ गई तो ये बेचारे फिर क्या करेंगे, ये कहां जाएंगे? सोचेंगे कि घर में ही राड़ हो गई है, घर में ही फूट पड़ गई है। तो सम्मानित साथियों, ये लोग हताश होकर के, जो साहब कांशीराम ने जिनको जोड़ा था, ये लोग सम्मानित साथियों हताश होकर के बैक फुट पे चले जाएंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है, योग्यता को ध्यान दें, भागने की कहीं जरूरत नहीं है, समाज को रोक करके रखें। अगर आकाश भाई इस मूवमेंट को नहीं चला पाते हैं, एक दो चुनाव उनके हम और लोग और देख लेते हैं, इसी बीच में हम समाज से बातचीत करते रहेंगे, तो हम एक अल्टरनेट भी देंगे। क्योंकि इस समय सब लोग सम्मानित साथियों फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, मूवमेंट आगे नहीं बढ़ रहा है, पीछे जा रहा है। तो ये साथियों, ये मैंने अपनी निष्कर्ष में ये मैंने अपनी बात रखी है और जो जो कारण हैं इन सब चीजों के, ये सब आप लोगों ने समझे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जितनी मेरी सामर्थ्य थी मैंने आपको बताने का प्रयास किया। और अच्छी बातें आप लोग भी शेयर कर सकते हैं। ये समझें, वो पॉलिटिकल पार्टी हैं जिनके बारे में आप लोग बोलते हो, ये मूवमेंट है। मूवमेंट अलग चीज होती है, पॉलिटिकल पार्टी एक अलग चीज होती है। मूवमेंट में ऐसा नहीं होता जैसा पॉलिटिकल पार्टीज के लिए होता है। मूवमेंट युगों युगों तक चलता है, बुद्ध से लेकर के चारवाक से लेकर के कहां से ही चलता आया, ये यहां तक चला। ज्योतिबा फूले आए, बाबा साहब आए, साहब कांशीराम आए, संत रविदास महाराज आए, बिरसा मुंडा आए, तमाम ऐसे लोग आए, संत कबीर आए, ललित सिंह यादव आए, बहुत लोग आए, सर छोटू राम। तो सम्मानित साथियों, ये उनका मूवमेंट है। इसको हमको अगर ना बचा पाए तो सारे महापुरुषों की कुर्बानी खत्म हो जाएगी। तो मैं नौजवान साथियों से, बुद्धिजीवी लोगों से ये निवेदन करता हूं कि इस मूवमेंट को बचाने के लिए आप लोग धैर्य रखें। अगर ये अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते हैं तो हम समाज में अल्टरनेट देंगे, और अगर ये उसके बावजूद भी समाज जो भी कहता है हम उसको फॉलो करेंगे। मैं ना किसी दूसरी पार्टी में जाने वाला हूं, ना घर वापिस जाने वाला हूं, मैं समाज के बीच में ही मरूंगा। ये मेरा कमिटमेंट है और मैंने अपने आप से वादा किया है कि अगर इस देश का प्रधानमंत्री बना करके नहीं दे पाया इस मूवमेंट में से, तो फिर मेरा जन्म लेने का कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर में फिर निवेदन करते हुए कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय कांशीराम, जय भगत सिंह, जय बसपा। धन्यवाद।